हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हमारी अब जो हमने स्टार्ट किया है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह है शॉर्ट का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 10 नंबर में आता है आपके लिए। ठीक है, और इस बार जूरिस्प्रूडेंस में ये आना ही आना है और आपको 10 नंबर दे करके जाएगा। क्वेश्चन है प्राकृतिक विधि का महत्व। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट आपके लिए लिख दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से ही आ सकता है कि व्हाट इज नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ की संकल्पना बताइए, नेचुरल लॉ पर विचार कीजिए, नेचुरल लॉ किसके द्वारा बनाया गया, या फिर किसी से भी करके अगर प्राकृतिक विधि, ठीक है, नेचुरल लॉ करके शॉर्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर यही होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, इसलिए मैंने ज़्यादा तरह से उसको लिखना उचित नहीं समझा। ठीक है, कि केवल अब दोस्तों को इतना ही बता दूंगा कि प्राकृतिक विधि से रिलेटेड जो भी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में भी ये आ सकता है, तो उसका आंसर यही देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि क्या है प्राकृतिक विधि। थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ पर छोटे हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा। अगर डायरेक्टली इस तरह से ना दिख रहे हो तो आपको करना क्या है दोस्तों कि अपने जो स्क्रीन का ना रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेना। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा सा ठीक से दिख जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विधि मतलब कि कानून के क्षेत्र में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का पर्याप्त महत्व रहा है। रोम की सिविल विधि को सर्वदेशीय कॉस्मोपॉलिटन व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक विधि का ही सहारा लिया गया था। इस प्रकार मध्य युग मीडिएवल पीरियड में जर्मनी में चर्च और राज्य के बीच आपसी संघर्ष के समय इन दोनों ही पक्षों ने प्राकृतिक विधि का उपयोग एक शास्त्र के रूप में किया तथा स्वयं को एक दूसरे पक्ष की तुलना में श्रेष्ठतर सिद्ध करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय विधि की वैधता तो पूर्णतः प्राकृतिक विधि सिद्धांत पर ही आधारित है। अब देखिए, यहाँ पर उसका कार्य बताया गया है, महत्व बताया गया है कि कहाँ है। सबसे पहले जो रोम है, ठीक है, रोम सिविल विधि, तो वो पूरी की पूरी जो है वो प्राकृतिक विधि पर ही है। ठीक है, उसके बाद मीडिएवल यूज, मध्य युग में भी प्राकृतिक विधि को ही महत्व दिया गया है। उसके बाद में जो जर्मनी में चर्च और राज्य के बीच जो आपसी संघर्ष थे, ठीक है, मतलब कि चर्च की माने या राज्यों की माने, उसमें जो संघर्ष थे वहां पर भी दोनों पक्षों ने प्राकृतिक विधि को ही महत्व दिया और उसी के अनुसार ही उन्होंने अपने आप को साबित किया। आगे है कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत पर ही ये सारी चीजें आधारित थी। और अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो आपने पढ़ी है, ठीक है, आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी होगी तो फिर तो आपके आगे आएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आएगी, LLB थर्ड सेमेस्टर में आती है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का पूरा ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, वहां पर आती है अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है दोस्तों, वो भी प्राकृतिक विधि सिद्धांत पर ही चलती है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। देखिए, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए राज्य की असीमित अधिकार शक्ति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले विचारकों ने प्राकृतिक विधि को ही अपनी विचारधारा का आधार बनाया। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी भी राज्य में अगर कोई उनके अधिकार की शक्ति है और वो उनके हित में नहीं है तो वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, बगावत जिसको बोलते हैं। और वो बगावत किस उद्देश्य से उठाते, किस आधार पर, प्राकृतिक विधि को ही अपनी विचारधारा बनाते हैं। अमेरिका के न्यायाधीश ने अमेरिकी संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन में प्राकृतिक विधि के नियमों का सहारा लेते हुए विधानमंडल द्वारा मनुष्य की आर्थिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया है। तो कह सकते हैं कि कोई भी विधि है, ठीक है, बहुत सारी विधि हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे जो अधिक उसको अगर किसी से अपने आप को सपोर्ट किया जा सकता है तो उसको प्राकृतिक विधि से ही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक विधि का अर्थ। अभी तो आपने ये देख लिया कि प्राकृतिक विधि का महत्व क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक विधि का अर्थ। तो दोस्तों, क्वेश्चन शॉर्ट में ये भी आ सकता है कि प्राकृतिक विधि का अर्थ बताइए, या प्राकृतिक विधि का महत्व बताइए, या प्राकृतिक विधि की परिभाषा बताइए। शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ से अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको वहां पर लिख सकते हैं। बाय द वे, ये क्वेश्चन जो आएगा शॉर्ट में, उसके लिए हमने इसको तैयार किया है। ठीक है, चलिए
इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह अर्थ आपके लिए। देखिए विधिक क्षेत्र में मतलब कानूनी क्षेत्र में यह धारणा प्रारंभ से ही चली आ रही है कि मानव द्वारा निर्मित विधि स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकती। अतः प्राकृतिक विधि के आधार पर विद्वानों ने कुछ ऐसे आदर्श नियम बनाने का प्रयास किया जो वास्तविक जीवन में लागू किए जा सकें। देखिए बिल्कुल सही बात है, मनुष्य कोई भी हो, कितना भी महान सही, ठीक है, लेकिन जो वो नियम बनाएगा वो हमेशा या कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। ठीक है, इसी आधार पर प्राकृतिक विधि को कुछ विद्वानों ने ऐसे प्राकृतिक विधि का सहारा लेकर के ऐसे कुछ नियम या आदर्श बनाने की कोशिश की है जिसको जीवन, वास्तविक जीवन, व्यवहारिक जीवन में उनको लागू किया जा सके। जैसे कि प्राकृतिक नियम की धारणा का उदय प्राचीन यूनान से हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक नियम जो है, ठीक है, ये यूनान से हुए हैं। सोफोक्लीज के अनुसार कुछ ऐसे अलिखित कानून भी हैं जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। अरस्तु ने पाश्चात्य यूनान में स्टोइक विचारधारा ने जोर पकड़ा। इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्राकृतिक जीव और मनुष्य सभी के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मतलब कि जो ये अरस्तु है, स्टोइक विचारधारा है, इन्होंने प्राकृतिक विधि को ही पढ़ा है और उसी के ऊपर दर्शन दिया है, उसी को ही इन्होंने आगे एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक विधि है, ठीक है, वो प्रकृति, नेचर, जीव, लिविंग थिंग्स और मनुष्य, ह्यूमंस, ठीक है, सभी के प्रति समान रूप से लागू होती है। उन्होंने इन सर्वव्यापी और सर्वकालिक नियमों को प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी है। देखिए सर्वव्यापी मतलब होता है हर जगह और सर्वकालिक मतलब होता है हर समय। ठीक है, तो कह सकते हैं हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं, मोटा मोटा नहीं, एक्चुअल में यही कह सकते हैं कि प्राकृतिक नियम क्या है। प्राकृतिक नियम वह है जो एक समय, हर समय में और समानता से सभी लोगों पर, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी हैं, उन सभी पर नियम लागू हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम प्राकृतिक विधि की संज्ञा देंगे। उनका विश्वास था कि समस्त विश्व ऐसे ही व्यापक बुनियादी नियमों से बंधा हुआ है। स्टोइक्स के अनुसार ये नियम तर्क या विवेक पर आधारित हैं और इन्हें दैवी नियम भी कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, दैवी नियम भी कहा जा सकता है क्योंकि ये ईश्वर के ऐसे आदेश हैं जो मानव पर लागू है। मानव अपनी बुद्धि के आधार पर ऐसे नियमों का सृजन कर सकता है। कालांतर में मध्यकालीन तथा आधुनिक विचारकों ने प्राकृतिक विधि के विषय में अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। देखिए जो ईश्वरीय नियम है, ठीक है, ईश्वरीय नियम है। देखिए जैसे लोग बोल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे करके मैं बताऊं, ठीक है, तो कहते हैं भाई सभी का भला करना चाहिए। ठीक है, सभी का भला करो। और या फिर एक मैं ये बात कहूँ कि जो भी, अगर कोई हमारे सामने है व्यक्ति, कोई भूखा है, ठीक है, तो एक नियम ये होता है कि हमें अपना साथ, अपने जो हम खाना खा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भूखा है तो उसमें से हमें उसको दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये है प्राकृतिक नियम, नेचुरली नियम है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये सभी के ऊपर हर समय में लागू होगा। कितना भी जीवन बदल जाए, समय ये रहेगा भाई अगर कोई नीडी है तुम्हारे सामने तो उसको तुम अपने हिस्से में से कुछ दे दो ताकि वो भी जीवित रह सके। ठीक है, वो भी अपने आप को अपना पेट भर सके। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये दैवीय नियम है जो पहले से ही बने आ रहे हैं, नेचर द्वारा बने हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके मनुष्य ने आधुनिक जो समय है, आधुनिक टाइम है, उसमें अपने विचार के अनुसार इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। प्राकृतिक विधि की परिभाषा, प्राकृतिक विधि की परिभाषा के विषय में विधि शास्त्री एक मत कभी नहीं हुए हैं तथा उन्होंने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार इसे परिभाषित किया है। यद्यपि इस बात से प्राय सभी विधि शास्त्री सहमत हैं कि नए परिवर्तनों के साथ स्वयं को अनुकूलित, एडेप्ट करना प्राकृतिक विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि इसके अंतर्गत मूल धारणा यह अंतर्निहित है कि समाज सदैव परिवर्तनशील है और ऐसा ही बना रहेगा। तो एक नियम मैं भी आपको बता दूं दोस्तों कि परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, ये आपने जरूर देखा होगा और यही है प्राकृतिक नियम का एक सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसी बात को रख लीजिए, आप इसी उदाहरण को रख देना कि प्रकृति, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो ये प्राकृतिक नियम ही है कि ये हर जगह, हर समय किसी पर लागू होगा और समय समय के साथ सब कुछ बदलता रहेगा। ठीक है दोस्त,
इसके ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता, इस नियम को कोई रोक नहीं सकता, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। अब हम इस नियम को या तो ईश्वरीय नियम कह लें, प्राकृतिक नियम कह लें, दैवीय नियम कह लें, ठीक है, क्योंकि ये नियम हमेशा से चला आ रहा है। चलिए, आई होप के समझ में आ गया होगा। और भाई समझ में आ गया हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, इम्पोर्टेंट लग रहा हो, तो भैया हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है, सभी बहनें हैं, सभी हैं, वो क्या करें भाई, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमें सपोर्ट कर दें। अब है कि प्राकृतिक विधि की उपयोगिता। दोस्तों, प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को उपयोगिता के विषय में विधि शास्त्रियों के विचारों में मतभेद भले ही रहे हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि विधि क्षेत्र में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इस सिद्धांत ने विधि सुधारकों का ध्यान यथार्थ से हटाकर आदर्श की ओर आकर्षित किया है। देखिए, कह सकते हैं कि ये ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी विधि है, ठीक है, अगर कोई भी विधि है वो बिना प्राकृतिक नियमों के अगर कहीं पर बनी, हालांकि बनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी विधि संपूर्ण नहीं बन सकती, वहां पर प्राकृतिक नियम जरूर ही लिए जाएंगे। तो ये इतनी इंपोर्टेंसी है इसकी। अब आगे, प्राकृतिक नियम मानव की प्रकृति, नैतिकता, न्याय बुद्धि अथवा विवेक, इनमें से किसी पर भी आधारित किए जा सकते हैं। दीर्घकाल तक विधि शास्त्रियों को यह धारणा रही कि ये निश्चित तथा अटल होते हैं और इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। देखिए, क्या है कि दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक विधि शास्त्रियों की यही धारणा रही थी कि ये नियम जो है, ये दैवीय नियम, प्राकृतिक नियम जो है वो अटल होते हैं, ठीक है, और ये कभी इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु अब देखना, किंतु इटालियन विधिवेत्ता डेल वेच्चियो ने यह विचार व्यक्त किया कि प्राकृतिक नियम भी सामाजिक अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होते हैं। और बिल्कुल सही बात है, आगे ना वहीं पर आगे ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो नियम कोई भी हो वो समय के साथ में बदलेगा, ठीक है, चाहे कम बदले, देर से बदले, लेकिन वो बदलेगा। अर्थात समय की गति के अनुसार उनके स्वरूप और विषय में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार वेच्चियो ने प्राकृतिक विधि संबंधी विकासवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की चर्चा करते हुए सेवाइन ने कहा है, ये सेवनी ने कहा है कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत वास्तविक कानून के आदर्शात्मक तत्वों का स्थान दिलाने का प्रयत्न करता है। मतलब कि जो विधि सिद्धांत है प्राकृतिक वाला, नेचुरल जो विधि सिद्धांत है, वो जो वास्तविक ओरिजिनल कानून है, ठीक है, उसको बहुत अधिक महत्व देता है, ठीक है, और उसको सामर्थ्यवान बनाने में, उसको परिपक्व करने में, या फिर कह सकते हो उसको फेमस करने में, ठीक है, आदर्श का स्थान दिलाने का मतलब यही होता है, ठीक है, में बहुत अधिक प्रयत्न करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास और उन्नति में पर्याप्त रूप से सहायक होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो प्राकृतिक नियम पर ही बनी हुई है। चलिए आगे, उल्लेखनीय है कि विधि विचारकों की दृष्टि में प्राकृतिक विधि के आधार स्रोत भिन्न भिन्न होने के कारण उन्होंने इसे अनेक नाम दिए हैं। प्राकृतिक विधि को ईश्वरीय प्रदत्त मानने वाले विधि शास्त्रियों ने इसे दैवीय विधि कहा है, ठीक है, जबकि इसके सार्वलौकिक स्वरूप के कुछ विद्वानों ने इसे सार्वलौकिक विधि कहा है। अनेक विधि शास्त्रियों ने इसे नैतिक विधि के नाम से भी संबोधित किया है तथा अन्य प्राकृतिक विधि लॉ ऑफ नेचर कहना उचित समझते हैं, क्योंकि यह मानव की प्राकृतिक तर्क शक्ति की उपज है, ठीक है। तो अब ये सिनोनियम है प्राकृतिक विधि के, कौन सा, डिवाइन लॉ, ठीक है, और आगे है यूनिवर्सल लॉ, मॉरल लॉ, लॉ ऑफ नेचर। देखिए, जब इन नियमों के बारे में आप चारों के नियमों के बारे में देखेंगे, ठीक है, चारों नियमों के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चारों नियम ऐसे हैं जो सभी पर एक समय में, ठीक है, सभी पर लागू होते हैं, और वो एक बार लागू होने के बाद हम जो लागू पहले से ही हैं, अभी भी हैं और हमेशा लागू रहेंगे, ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं किए जा सकते। तो और सभी के हर समय में होंगे, ठीक है, कुछ चेंज हो सकते हैं लेकिन नियम में ये सारे लागू होंगे। तो इसलिए इनको कहा जाता है लॉ ऑफ नेचर या फिर यूनिवर्सल लॉ। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में विधिवेत्ताओं को धारणा यह रही है कि प्राकृतिक विधि का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क से न होकर उसकी अंतरात्मा से। देखिए, अब जो एक और विवेचन आ चुका है, प्राचीन काल में ये था कि भैया जो विधि है उनका जो संबंध है मनुष्य के दिमाग से नहीं है, उसकी अंतरात्मा से है। कैसे है, देखिए, अभी इस बात को भी मैं कहूंगा कैसे। देखिए, सपोज दैट कि हम रास्ते पर जा रहे हैं, ये रास्ता है,
ठीक है, हम रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है, और हम इधर से पैदल चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है, ठीक है, जिसने हाथ में डंडी ले रखी है, आंखों पे चश्मे हैं, उसे दिख नहीं रहा, और वो कह रही है कोई रास्ता पार करने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम रुकेंगे, रुक करके देखेंगे अच्छा इसको नीड है तो हम यहाँ जाएंगे और इसको रास्ता पार करवाएंगे, और डेफिनेटली हम रास्ता पार करवाएंगे। और रास्ता पार करने के लिए हमारे अंदर से आवाज़ आएगी, ना कि हमारे दिमाग से, क्योंकि दिमाग तो ये कहेगा यार तुम्हें जल्दी से कहीं पहुंचना है, जल्दी से चलो, हमें वो काम है। लेकिन नहीं, अंतरात्मा कहेगी कि जाओ भी उस महिला को पार करवाओ, ठीक है। तो यही है दैवीय नियम, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, सभी को जीने का अधिकार देता है, सभी की खुशियों में शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्राकृतिक जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है हमारे जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन में भी और हमारे जीवन में भी। सभी इसको जरूर पढ़ें, और अभी जितना पढ़ लिया है ये एनफ नहीं है, आपको और बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जानना पड़ेगा। तो ये है आपका 10 नंबर, यहाँ से आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कि हमारा यहाँ से जाने से पहले भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी कमेंट भी कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए कोई अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपके पास कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक है, 6-7 दिन बचे हैं, ठीक है, कर लीजिए पढ़ाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।